दिल बदल जाता है, जज्बात बदल जाते हैं, वक्त के साथ ख्यालात बदल जाते हैं। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, और ऐसा ही कुछ हुआ हमारी देश की दिग्गज गायिका आशा भोसले जी के साथ। अगर हम अपने देश की फीमेल प्लेबैक सिंगर्स की बात करें तो जहाँ पे लता जी का नाम सबसे ऊपर आता है, वहीं उसके बाद अगर कोई नाम आता है तो आशा भोसले जी का आता है। और हमारी इंडस्ट्री को उन्होंने जितने नग़्मे दिए हैं और जिस तरह के नग़्मे दिए हैं, उनकी मिसाल मिलना भी बहुत ही मुश्किल है। आशा जी ने अपने करियर के दौरान तकरीबन सभी प्लेबैक सिंगर के साथ काम किया, सभी म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ काम किया, और उनकी सबसे बड़ी ख़ासियत ये थी कि उन्होंने हर तरह के गीत गाए और हर तरह के चैलेंजेस का सामना किया। यहाँ तक कि वो नग़्मे जो लता जी इनकार कर देती थी, कोई ना कोई उसमें एक एंगल पाकर, जैसे कि वो गाने कभी कभी कुछ उन्हें अश्लील लगते थे, या कोई पार्टी सॉन्ग होता था, या कोई कैबरे सॉन्ग होता था, ऐसे गीतों को गाने में लता जी कभी भी कंफर्टेबल नहीं होती थी। और अल्टीमेट वो गाना आशा जी को जाता था, और फिर आशा जी अपनी आवाज़ के जादू से उसमें वो रंग भर देती थी कि वो गाना लाजवाब हो जाता था। मेल प्लेबैक सिंगर की बात करें तो उनमें सबसे ज़्यादा जो आशा जी ने गीत गाए वो थे मोहम्मद रफ़ी साहब। मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ आशा जी ने 904 गीत गाए, डुएट्स, और ऐसे प्यारे ऐसे ऐसे नग़्मे कि मैं आपसे क्या बयान करूं। अगर आप थोड़ा सा अगर अपने जहन को पीछे की तरफ ले जाएं तो न जाने कितने दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों की तादाद में वो नग़्मे आपके जहन के पर्दों पर उजागर होने लगेंगे। दीवाना हुआ बादल, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। इसके अलावा बहुत आगे की तरफ बढ़ते हैं तो मुझे प्यार की ज़िंदगी देने वाले, इशारों इशारों में दिल लेने वाले, और एक गाना जो मुझे बड़ा खूबसूरत लगा था, उसमें ख़ास तौर से रफ़ी साहब के साथ जो उनकी नोक झोंक थी, क्योंकि ऐसे गीत जिसमें थोड़ी सी मेल फीमेल की नोक झोंक होती थी, वो गाने तो रफ़ी साहब और आशा जी के ऊपर ऐसे फपते थे कि मैं आपसे क्या बताऊँ। तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गए, सीखा कहाँ से, निगाहों निगाहों में जान प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। सोच के घबरा। दो गानों का जिक्र करूंगा। बम्बई का बाबू गाना आपको याद होगा, दीवाना मस्ताना हुआ दिल, जाने कहाँ हो के बाहर आई। इसमें अगर आशा जी की वो अटखेलियाँ देखें, या फिर वो नग़्मा, अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना, देखी सबकी, उसमें आप देखें। और एक फिल्म आई थी, फिल्म का नाम था दो दिलों की दास्तां, उसमें एक गीत था, मिलती है अगर नज़रों से नज़र शर्माते हो क्यों। मैं चाहूँगा कि इन गीतों को जाकर आप यूट्यूब पे ज़रूर देखें। ये वो नग़्मे हैं और ये वो चीज़ें हैं जो रफ़ी साहब और आशा जी के एक एसोसिएशन का एक बेयन सबूत है कि आखिर जब ये दो फनकार मिलते थे तो कौन सा जलवा बिखरता था। और रफ़ी साहब के बारे में आशा जी ने हमेशा बड़े खूबसूरत अल्फाज का, बहुत ही इज़्ज़त का, बहुत ही एहतराम का मुज़ाहरा किया। ऐसा लगता था कि रफ़ी साहब के लिए बात करना उनके लिए बड़े एजाज़ की बात है, और कोई भी ऐसा मौका जब रफ़ी साहब के बारे में बात करती थी तो रफ़ी साहब की तारीफ़, उनकी आवाज़ की तारीफ़, उनकी शख्सियत की तारीफ़ करते हुए वो चूकती नहीं थी। तो बड़ी खुशी की बात थी। पर अचानक वक्त के साथ आशा जी के अंदर एक अजीब सी तब्दीली आई, और तब्दीली भी बड़ी अजीब व गरीब, जिससे रफ़ी साहब के चाहने वालों ने और तमाम दूसरे लोगों ने भी बहुत ही शिद्दत के साथ महसूस किया कि अचानक आशा जी रफ़ी साहब का जिक्र आते ही थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो जाती हैं, और उनके अल्फाज भी थोड़े से ऐसे हो जाते हैं कि जिसमें एक दिल आज़ारी का पहलू भी होता है, या यूँ कह लें कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक तज़हीक का पहलू भी होता है। उनका आवाज़ ही बुलंद था,
और जो हीरो गाता था उसको सूट कर जाता था, वो नहीं कुछ चेंज करते थे, लेकिन हमें चेंज करना पड़ता था। हीरोइन छोटी है, हीरोइन बड़ी है, हीरोइन बुढ़ी है, तो हमको चेंज करना पड़ता था। जब वो वीडियोस मेरी निगाहों के सामने आए तो मैंने देखा कि उसमें आशा जी महज इस बात की कोशिश में लगी हुई हैं कि वो ये साबित करें कि वो रफ़ी साहब से ज़्यादा बेहतर सिंगर है। बड़ी तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि नंबर 1 होना तो आशा जी के शायद तकदीर में ही नहीं था, क्योंकि नंबर 1 तो लता जी के पास, और लता जी के ऊपर तो कोई न था, ना कोई हो सकता है, ना उनकी बराबरी में आ सकता है। लिहाजा वैसे भी लता जी के बाद आशा जी का नंबर 2 है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम कोई कंपैरिजन करते हैं तो 2 बराबर की चीज़ों में करते हैं। भला मर्द सिंगर का किसी मुकाबला अगर है भी तो मर्द सिंगर से है। हम मुकाबला कर सकते हैं भाई, जैसे कि एक मुकाबला होता है कि रफ़ी साहब बेहतर सिंगर थे या किशोर कुमार बेहतर सिंगर थे, चलो बात समझ में आती है। लेकिन अगर कोई फीमेल सिंगर इस कोशिश में लग जाए, ये साबित करने की कोशिश में लग जाए कि मैं एक मेल सिंगर से बेहतर गायिका हूँ, तो बहुत ही अजीब सा लगता है, क्योंकि दोनों की जेंडर अलग है, दोनों का वॉइस टेक्सचर अलग है। तो एक मेल फनकार की तुलना दूसरे मेल फनकार से तो हो सकती है, लेकिन किसी फीमेल से तो नहीं हो सकती। उसी तरह से एक फीमेल फनकारा की जो तुलना है वो किसी मेल फनकार से तो हो ही नहीं सकती ना। हाँ, अगर आशा जी का मुकाबला हम किसी फीमेल सिंगर से करें तो बात अलग है। लेकिन पता नहीं क्यों ये कॉम्प्लेक्स आशा जी को क्यों हो गया कि हर वक्त अपने हर इंटरव्यू में महज वो इसी बात को मतलब साबित करने की कोशिश में लग गई कि मैं रफ़ी साहब से बेहतर गाती हूँ, और मेरा फलां गीत मैंने उसमें रफ़ी साहब से बेहतर गाया। अभी ना जाओ छोड़ के जो है उसमें जो मेरा वर्जन है वो ज़्यादा पॉपुलर है, ज़्यादा बेहतर है। कभी उन्होंने ये कहा कि रफ़ी साहब को सीखने में बहुत ही वक्त लगता था, और एक गीत ऐसा भी हुआ कि रफ़ी साहब तो नहीं सीख पाए, लेकिन मैंने सिर्फ बाहर से सुन के उसे सीख भी लिया और गा भी दिया। फिर एक बात उन्होंने बहुत ही अजीब सी कही कि रफ़ी साहब इम्प्रोवाइजेशन नहीं करते थे, उन्हें जो संगीतकार बताते थे बस वो इतना ही गाते थे और गाकर चले जाते थे, लेकिन हम लोग गीतों को इम्प्रोवाइज करते थे अपने तरीक़े से। अजीब सी बात थी, लेकिन सुनना पड़ा, क्योंकि कहने वाली हस्ती इतनी महान, इतनी बड़ी है, तो सुनना पड़ा। लेकिन उस वक्त मुझे बहुत ही हैरत का झटका लगा कि जब आशा जी ने अपने एक इंटरव्यू में ये कहा कि रफ़ी साहब एक ही तरह से गाते थे। उनकी जो आवाज़ थी, ज़ोरदार आवाज़ थी, तो हर हीरो के लिए वो एक ही तरह गाते थे, और चूँकि उनकी आवाज़ जो थी वो ऊंची आवाज़ थी, तो इसीलिए हर हीरो पे उनकी आवाज़ बैठ जाती थी। लेकिन हम लोगों को अपनी आवाज़ों को बदलना पड़ता था हीरोइन के एतबार से। कोई हीरोइन कम उम्र की है, कोई बुढ़िया है, कोई इस तरह से। तो जो एफ़र्ट्स हमारी रहती थी वो रफ़ी साहब ने कभी नहीं डाला। ये तमाम के तमाम इंटरव्यूज़ वक्तन फ़वक्तन मैं इसकी वीडियोज़ आप लोगों के सामने पेश कर चुका हूँ, और अगर आप मेरे चैनल पे जाएं तो आप उन तमाम वीडियोज़ को एक बार फिर से देख सकते हैं कि आशा जी ने रफ़ी साहब के बारे में किन शब्दों का, किन जज्बात का इजहार किया। लेकिन आज मैं आपको पीछे की तरफ ले जाऊंगा, उस वक्त की तरफ कि जब आशा जी की ज़ुबान रफ़ी साहब का नाम लेते हुए, रफ़ी साहब की तारीफ़ करते हुए थकती नहीं थी। ज़रा सा मौका मिला नहीं कि रफ़ी साहब के बारे में वो तारीफ़ें शुरू करती थी, और कितने खूबसूरत अंदाज में और बहुत ही जेन्युइन तारीफ़। अब भला बताइए ये बात कैसे मान ली जाए, जबकि रफ़ी साहब के बारे में जितनी बातें मशहूर हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो बात मशहूर है वो ये कि वो गाने वाले जो अदाकार होता था, पर्दे पे अदा करने वाला होता था, वो बिल्कुल उसके अंदाज के में ढल जाते थे। उनकी आवाज़ जो होती थी ऐसा पर्दे पे लगता था कि वही अदाकार गा रहा है। ये एक ने नहीं कहा, इंडस्ट्री के तमाम लोगों ने कहा, कंपोज़र्स ने कहा, रफ़ी साहब के शैदाइयों ने कहा। जो रफ़ी साहब के शैदाई नहीं हैं वो भी इस बात को मानते हैं कि रफ़ी साहब अदाकार के हिसाब से अपनी आवाज़ को बदल लेते थे, अपने अंदाज़ को बदल लेते थे। यहाँ तक कि अगर आप रफ़ी साहब की गायकी के टेक्सचर की बात करें तो हर कंपोज़र के लिए उन्होंने अलग तरह की आवाज़ दी है। अगर आप नौशाद साहब की कंपोजिशन को देखें, वहाँ पे आपको एक अलग टेक्सचर मिलेगा, रोशन साहब में अलग टेक्सचर मिलेगा, मदन मोहन में अलग मिलेगा, सचिन देव बर्मन जी में अलग मिलेगा। तो
इस ज़मन में बहुत सारे नाम आते हैं। मैंने मिसाल के तौर पे आपको ये चंद नाम दिए हैं कि हर कंपोज़र के अंदाज में भी रफ़ी साहब ढल जाया करते थे और अपनी आवाज़ को उसी कंपोज़र के स्टाइल में बनाकर वो पेश करते थे। चलिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जब मैंने उन वीडियोस को आपके सामने पेश किया कि जब आशा जी ने रफ़ी साहब के बारे में बहुत सारी अनाप शनाप बातें, बहुत सारी उलझुल बातें, बहुत ही दिल को दुखाने वाली बातें की, तो मैंने तो वो वीडियो आप लोगों के सामने पेश किया। तो ऐसे में फिर ये ज़रूरी है कि मैं उन वीडियोस को भी आपके सामने पेश करूं कि जिसमें आशा जी रफ़ी साहब की तारीफ़ करती नज़र आती हैं, उनके बारे में खूबसूरत अल्फाज का इस्तेमाल करती नज़र आती हैं। आइए चलते हैं आज उस वीडियो की तरफ। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अपना मनपसंद चैनल सिनेमाया। तो लीजिए दोस्तों, अब मैं आपके सामने एक छोटी सी मिसाल पेश कर रहा हूँ कि जब आशा जी रफ़ी साहब के बारे में चेहरे पे कितनी शादाबी लिए हुए, कितने खूबसूरत अंदाज में ये जिक्र कर रही हैं कि रफ़ी साहब ऐसे थे, वैसे थे। आइए देखते हैं उस वीडियो को, फिर मैं आपसे जुड़ता हूँ। रफी साहब भी बहुत सॉफ्ट बोलते थे। आदाब आशा जी, आदाब म्यूजिक डायरेक्टर जी, अपना तो ठीक है ऐसा करके बोलते थे, लेकिन जब गाते थे तो क्या पहाड़ी आवाज किसी ने नहीं पाई अब वैसी आवाज। और ये रहा दूसरा वीडियो, इसे भी ज़रूर मुलाज़ा कीजिए। रफ़ी साहब भी बहुत अच्छे गाने वाले थे। Anything with Rafi Saab that you remember that you sang? रफ़ी साहब के साथ बड़े अच्छे अच्छे गाने मैंने गाए। अभी न जाओ छोड़कर सबसे मुझे पसंद है उनका इशारों इशारों में दिल देने वाले, बता ये हुनर तूने सीखा कहाँ से। तो देखा आपने, ये बातें आशा भोसले जी बजाते खुद ऑन कैमरा कह रही है। समझ में ये नहीं आता कि ये जो तब्दीली आई, ये तब्दीली क्यों आई। अगर आप में से किसी के पास भी वो वजह है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि आशा जी को एक इंटरव्यू में रफ़ी साहब के साथ गाए हुए 900 गानों में से एक गाना याद नहीं आया। उनके आजकल के इंटरव्यूज़ जो देखने को मिले, सुनने को मिले, बड़ा ही अजीबोगरीब है। मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अजीम वो होता है जो दूसरों की अजमत का भी ख्याल करे। तो इस मकाम पर आकर भी अगर आशा जी ये रियलाइज़ कर लें कि अब तक इस दौरान रफ़ी साहब के बारे में जो भी उन्होंने ऐसी वैसी बात कही, ऐसे वैसे बयान दिए, या गानों के नाम पे उन्हें रफ़ी साहब के साथ गाया हुआ एक गाना भी याद ना आया, अगर अभी ऐसा ना हो तो बड़ी अच्छी बात होगी। और इससे ऐसा भी होगा कि आशा जी के लिए जो रफ़ी साहब के चाहने वालों के दिलों में एक दुख और एक तकलीफ़ का जो एक माहौल पैदा हो गया है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो आशा जी, मैं आपसे भी निवेदन कर रहा हूँ कि अगर कोई ऐसी बात हुई भी थी कि जिसकी वजह से आपके दिल को इतनी तकलीफ़ पहुँची के बाद के सारे इंटरव्यूज़ में आपने रफ़ी साहब के बारे में कभी भी अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल नहीं किया, तो अब उन्हें इस दुनिया में गए हुए इस दुनिया से 45 साल हो गए और अब तो अगले महीने 100 साल हम मनाने जा रहे हैं रफ़ी साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। तो वो कहते हैं ना, किसी शायर ने कहा कि भुला भी दे उससे जो बात हो गई प्यारे, नए चिराग जला रात हो गई प्यारे। तो आइए ना, मोहब्बतों के नए दिए रोशन करते हैं और देखते हैं आने वाले कल की तरफ। और दोस्तों, आप लोगों से भी मैं इजाज़त चाहूँगा बहुत सारी मोहब्बतों के साथ। नमस्कार।